कल लैपटॉप स्कोपी से बाकी रह गया था जी। हेलो। हेलो। कल लेप्रोस्कोपी से ही बाकी रह गया था ना यस सर। जी। ये लेप्रोस्कोपी से ही चल रहे हैं और कोशिश है कि कल इसे ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि अब स्लाइड सिर्फ सीन स्लाइड्स हैं। लेप्रोस्कोपी रिमूवल्स मोस्ट गॉल ब्लैडर और रिमूव्ड बाय लेप्रोस्कोपी। जब क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं और अब जैसे कि ईएच के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो वो सर्जरी या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक बेस पे ट्रीटमेंट लेते हैं। तो यहाँ सर्जरी बेस पे जो लेते हैं वो द ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट हैव द कैमरा एंड इसे नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आप तो कर लेंगे। ओपन रिमूवल द गॉल ब्लैडर इज समटाइम्स रिमूव। तो 3 to 6 इंच इंसिजन्स इन द राइट अपर एब्डोमेंस, ये भी आप तो स्टडीज़ कर लीजिएगा, स्लाइड दे देंगे। ओकेजनली ERCP done just before, further during surgery to locate any gallstones that have the left the gallbladder and the located Elixir in the biliary system. These can be removed the same times as surgery, eliminated the risk that might cause complications. The future ERCP also may be performed after surgery if gallstone is later found in the biliary tract. Sometimes ERCP इज देयर गॉलस्टोन प्रिवेंशन डाइट। हाँ जी, यहाँ से है जो शुरू होती है। इज देयर गॉलस्टोन प्रिवेंशन डाइट ए लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट कैन प्रिवेंट सिम्टम्स ऑफ गॉलस्टोन्स बट कैन नॉट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। क्या है ये लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हम जब यूज़ करते हैं पेशेंट्स को एडवाइस करेंगे, और या फिर किसी भी पर्सन्स को अगर है तो वो ले और प्रिवेंट कर सकता है। पर गॉल स्टोन्स बल्क बट कैन नॉट प्रिवेंट, और गॉल स्टोन्स प्रिवेंट नहीं हो सकती इनके अकॉर्डिंग, लेकिन प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम अपने फूड्स अपने डाइट्स को कंट्रोल करें। और ईएच की मेडिसिन S2C2, अगर डाउट है या फिर हैबिट है कि गॉल स्टोन बार बार बन रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को पहले तो रिकमेंड करें कि पूरा ट्रीटमेंट ले लें 6 मंथ का। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो फिर S2C2 उसको रेगुलर महीने में कम से कम 1 वीक ज़रूर लेने के लिए एडवाइस करें। बेहतर है कि पूरा ट्रीटमेंट दिया जाए। इट इज़ ए नॉट नाउ known why some people form stones and other do not. What is the prognosis for gallstones? If gallstones block one of the biliary duct, their results is inflammation and swelling of the organs upstream of the blocked duct. ये प्रोग्नोसिस के अकॉर्डिंग भी वही ट्रीटमेंट्स हमारा रहेगा, और इसे रिमूव करने के लिए बोथ ट्रीटमेंट्स हमारा चलता है ईएच पे, S5 और S2C2। S5 C10 ये रिलेटेड हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, ये ट्रीटमेंट करता है। अगर इन्फ्लामेशन कॉज बन रहा है यहाँ पे तो इसको रिमूव करेगा, और अगर बैलियरी डक्ट इन्फ्लामेट कर रहा है
और ऑप्शनल है तो C2H2 दोनों। और जब भी गॉल स्टोन हो तो दोनों अल्टरनेट मेडिसिन चलानी ज़रूरी होती है। दिस इज कॉम्प्लिकेशन alone can cause symptoms and warrants treatment, possibly surgery. If untreated, it can lead to more serious conditions such as infection and damage to the gallbladder, liver and pancreas, pancreatitis. तो यहाँ पर अगर लापरवाही करता है, अगर ट्रीटमेंट नहीं है, और ये जनरल पेशेंट्स के लिए है जिन्हें ईएच की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट्स हमारे पास आता है तो हम अगर उससे टाइमली ईज़िली ट्रीटमेंट करते हैं, वो पेशेंट सीरियस होकर के ट्रीटमेंट लेता है, तो कंडीशन सच एज इन्फेक्शंस एंड डैमेज टू, इससे प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। लिवर एंड पैंक्रियास, पैंक्रेटाइटिस का भी ट्रीटमेंट इसी में हो जाएगा, कोई भी अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ दीज ऑर्गन्स सस्टेन्स इनफ डैमेज, और इन आर्गन के डैमेज होने से भी बच जाएगा। दिस कैन नो लॉन्गर कैरी आउट देयर नॉर्मल फंक्शन, और एब नॉर्मल फंक्शंस को ये जो मेडिसिन हैं, अगर किसी का मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक सिस्टम्स अगर वीक भी है, पेंक्रियाज का या फिर हेपेटिक रीजन का या बाइल्स का, तो ऐसी कंडीशन में जब हम इस मेडिसिन को एक जनरली वे में चलाते हैं और D5 के रेंज में रूटीन वे में चलाते हैं, तो इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस मेंटेन होता है और नॉर्मल वे में काम करते हैं। दिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, और इस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस को से सेफ रखता है। इफ पेशेंट हैज सर्जरी, यू शुड नाउ इन द फॉलोइंग: ए पर्सन हु हैज हैव लेप्रोस्कोपी सर्जरी इज रिमूव, a person choose not to have their gallbladder removed, it is likely they will have recurring abdominal pain and possible complications. तो ऐसी कंडीशन में वही अपना ट्रीटमेंट्स रिपीट किया जा रहेगा। यहाँ पे व्हाट डज ए गॉल ब्लैडर अटैक फील लाइक? ए गॉल ब्लैडर अटैक इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन। और एक मिनट, रिकॉर्डिंग शुरू है कि नहीं? Gallbladder attack characterized by pain in the upper right portions of the abdomen, और जब ऐसी पेन नज़र आए अपर राइट पोर्शन एब्डामेन, तो ऐसी कंडीशन में जो आयल हमने बताया है ऑल टाइप्स ऑफ यूज़ करने के लिए, उस आयल को वहाँ पे हल्के हाथ से सिर्फ रब करना है, मसाज नहीं करना है। द पेन कम्स on a squeezing feeling, the progress to intense pain that may radiate to the mildly of the abdomen. The back of the chest pain may also be felt in right shoulder blade. The pain typically is at its worst about an hour after onset and usually takes few hours slowly subside. और S2C2 ऐसी कंडीशन में और D5 में अगर पेशेंट क्लिनिकल है, क्लिनिक में है, तो डायरेक्ट दे दें, वरना फिर उसे बना कर दें और थोड़ा लूक वाटर में उसे कहे थोड़ी थोड़ी देर पे पीता रहे जब तक कि दर्द में आराम नहीं मिल जाता। और ये अगर डायरेक्ट हम क्लिनिक में देते हैं, 5 सेकंड टू 5 मिनट में आराम मिलना शुरू हो जाता है पेशेंट को। The pain may also be combined by sweating, lightheadedness, short breathing और nausea and vomiting. ये जो चीज़ें डेवलप होंगी सिम्टम्स, ये चीज़ें भी जब हम S2C2 देंगे तो हेडनेस जो है ये S2 में के साथ A2 जो अटैच्ड है वो इसे रिमूव करेगा। GE यहाँ पे काम करेगी। शॉर्ट ब्रीदिंग्स के अंदर जो है ये A2 यहाँ पर जो कंजेशंस हो रहा है और ब्रीदिंग कंजेशन डेवलप हो रहा है, तो इसे C2 और A2 दूर करेंगे। नोजिया
S2 और C2 मिलकर यहाँ पे दूर करेंगे। एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के लिए हम S11 अलग से दे सकते हैं, वरना फिर S2 भी वॉमिट के लिए यूज़ की जाती है अकॉर्डिंग कॉज। जैसे कि S6 अगर है, किडनी इन्फ्लामेशन है किसी को और अगर वॉमिटिंग हो रही है तो S11 वहाँ ना काम करके S6 ही काम करेगी वॉमिटिंग के लिए। अगर किसी को हेडेक है और ब्रेन इंसेफ्लॉन के अंदर मेनिंजियस के अंदर, जैसे कि ब्रेन के मेनिंजियस के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है और कोई इरिटेशंस है तो उसके लिए हमें S11 बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगी। इसके लिए मुझे S1 और C5, A1, F1 और B देना पड़ेगा, जिससे ब्रेन का जो इन्फ्लामेशन है जब कम होगा तभी जाके वॉमिट रुकेगी, वरना फिर नहीं रुकेगी। तो ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन यूज़ करना ज़रूरी होता है वॉमिटिंग S11 के साथ। अगर चाहें ब्रेन के लिए तो नोट कर सकते हैं S1, C5, vomiting. What causing your abdominal pain? What is abdominal pain? The abdomen is an anatomical area that is bounded by the lower margin of the ribs and diaphragm. Above the pelvic bone, pubic ramus below, and the flanks on each side, all of abdominal pain can arise from the tissues of the abdomen. All of abdominal pain can arise from the tissues of the abdominal wall that surround the abdominal cavity, such as the skin and abdominal wall muscles. तो ऐसी कंडीशन में अगर एब्डोमिनल वॉल पेन हो रही है तो सबसे पहले पेन किलर के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है, जनरली तौर पे आप नोट कर लें, S5, C5, A3 और ये G प्लस L1, ये जो फार्मूला है ये हमें कहीं पे भी अगर पेन है वहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी यही होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ जा रही है, टिश्यूज ऑफ द एब्डोमिनल वॉल दैट सराउंडिंग द एब्डोमिनल कैविटी, कैविटी भी आ जाएगी, सच एज द स्किन एंड एब्डोमिनल वॉल मसल्स। ये S5C5 एब्डोमिनल वॉल मसल्स पे भी वर्क करेगा। The terms abdominal pain generally is used to describe pain originating from organs within the abdominal cavity. The abdominal area include organs such as stomach, small intestine, colon, liver, gallbladder, spleen and pancreas. तो अब जैसे कि ये पेन हो रही है, अब इसके साथ स्पेसिफिक एरिया है जैसे कि क्लोन, क्लोन के लिए हम C15 अलग से कर लेंगे, लीवर के लिए C10 यूज कर लेंगे अलग से अल्टरनेट, गॉल ब्लैडर के लिए C2, स्प्लीन के लिए C10 आ ही जाएगा एंड पैंक्रियाज के लिए भी C10 आ जाएगा। और F1 ऐड कर लेंगे साथ में, क्योंकि F1 स्पेसिफिक पोजीशन लेता है स्प्लीन और पैंक्रियाज पे, लीवर पे। Abdominal pain can range in intensity from a mild stomach ache to severe acute pain. Severe acute pain में यही जो अभी हमने ऊपर लिखवाया है L1, S5, C5, A3, G। L1 चाहे पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें। ओके,
स्मॉल इंटेस्टाइन पे जो इफेक्ट है मेडिसिन का 3 वेज है। अगर कोलाइटिस, अगर इन्फेक्शन, इरिटेशन या इन्फ्लामेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे है तो C13 यूज होगी। अगर इंटेस्टाइन मसल्स पे है तो C10 आ जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर टिश्यूज इलास्टिसिटी जो उसके डायमीटर और राउंड शेप पे है तो C5। अगर कई बार ऐसा होता है म्यूकस सिक्रीट कर रहा है तभी C13 दिया जाएगा। C10 अगर बगैर किसी सिक्रेशन के अगर पेन हो रहा है तो C10 आएगा। और अगर स्पाज्मोडिक पेन हो रहा है, क्रैम्प लाइक पेन हो रहा है, तो वहां पे C5 यूज किया जाएगा। Abdominal pain can range in intensity from mild stomach ache, severe acute pain. The pain is often non-specific and can be caused by variety of condition. What would cause? ये पूरे सरफेस के अंदर यही जो पेन किलर अभी हमने EH की बताया है ये यूज़ की जाएगी। और स्पेसिफिक जैसे कि ये पोजीशन आ रही है तो यहाँ पर C10, इस पोजीशन पे C15, यहाँ पर C10, S10 C10 साथ में भी कर सकते हैं यहाँ पे पोजीशन पे। और रेक्टम की कंडीशन में भी C15। एब्डोमिनल पेन इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन। कहीं पे भी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है तो यही फार्मूला एडॉप्ट किया जाएगा S5C5A3L1G का। और हमें L1 हमने बाद में बोला इसलिए वो पहले लिख दिया है स्पेस के हिसाब से अपने पास, तो बोलने में आगे पीछे हो रहा है, लेकिन फार्मूला में S5C5L1A3G लिखा चाहे जैसे जाए और लेकिन फार्मूला सेम रहेगा। पेन कॉज इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस, डायबिटिकुलाइटिस, कोलाइटिस। ये पेन किलर के साथ साथ जैसे कि कोलाइटिस आ रहा, म्यूकस कोलाइटिस में हमें अलग से S10 और C10 देना होगा। म्यूकस कोलाइटिस के अंदर S10 C13 आ जाएगा और डायबिटिक कोलाइटिस के अंदर S5 C10 आ जाएगा। लेकिन ये अगर पता नहीं चल रहा है तो हम S10 तो देते ही हैं, उसके साथ स्पेसिफिक ऑर्गन की मेडिसिन अटैच कर देंगे अलग से। कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या करना है, ये डायबिटिकुलाइटिस है या म्यूकस कोलाइटिस है या किस टाइप का। अपेंडिसाइटिस के लिए जो है C15 का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। S5 C15। Obstructions of the intestine, blockage of the bile duct by gallstone. Obstructions of the intestine, ये इंटेस्टाइन ब्लॉकेज जो आएगा ये S10 C10 के अंदर आएगा, लेकिन ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट S2 C2 के अंदर आएगा। स्वेलिंग ऑफ द लीवर विद हेपेटाइटिस, ये आएगा S5 C10 F1 A3। और अगर स्वेलिंग प्राइमरी कंडीशन की है तो WE, और B अगर क्रॉनिक है, सीवियर है और लाइक सिजेरियन पेन है तो ऐसे कंडीशन में GE। और बाय लॉस ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड टू एन ऑर्गन्स, ऐसी कंडीशन है तो सप्लाई प्रोड्यूस कराने के लिए मुझे A1 और RE का यूज़ करना पड़ेगा। कंडीशंस में जो स्पेसिफिक मेडिसिन दी गई है वो तो चलेगी, लेकिन अलग से अब जैसे कि हमने सारा ट्रीटमेंट दे दिया और यहाँ पे ब्लड सप्लाई ब्रेक हो रही है तो यहाँ पर हम A1 और RE अलग से। अब मुझे
ठीक है, अब S10 आफ्टर मिल किया तो S10 के साथ ही हम कर देंगे S10 C10 और A1 RE। तो इससे ब्लड सप्लाई ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द इंटेस्टाइन, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट्स, गॉलस्टोन, स्वेलिंग्स ऑफ लिवर विद हेपेटाइटिस और लॉस ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड टू ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल इस्चेमिया कोलाइटिस, इस्चेमिक कोलाइटिस, इस्चेमिक कोलाइटिस के अंदर ये ट्रीटमेंट आ जाएगा S10 C10 A1 RE। टू complicate matters, however, abdominal pain also can occur for ulcerations without inflammation। अल्सरेशंस, अल्सरेशन के लिए तो हमें पोजीशन कहाँ की है, एब्डोमेन है, इंटेस्टाइनल है, अल्सरेशन किस जगह का है। जनरली अल्सरेशन का ट्रीटमेंट हम S5 C5 और A3 G से करते हैं, लेकिन अगर ये इन स्टमक का है तो स्टमक की मेडिसिन S10 और C5 A3 और G देंगे। और अगर हाइपर एसिडिटी की वजह से कॉज बन रहा है तो S6 प्लस C5 प्लस A1 प्लस G, S6 C5 प्लस A1 और G, ये अगर हाइपर एसिडिटी की वजह से अल्सरेशन कॉज बन रहा है तो। रीजन विदाउट इन्फ्लामेशन, destinations or loss of blood supply. Any important example of the later types of the pain is the irritable bowel syndrome (IBS). These later types of pain are often referred to as functional pain because no recognized visible cause the pain have been found. Primary health care provider or gastroenterologist can be help determine the underlying cause ऑफ पेन द एब्डोमिनल एरिया। इसके लिए हमें सोनोग्राफी कराना मस्ट हो जाएगा कि पता तो चले। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे लिखी गई है, एक कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, सारी नहीं हो सकती, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। फर्स्ट अगर पेशेंट आता है उसे पेन के लिए हम S5 C5 A3 L1 G दे देते हैं, इससे एब्डोमिनल पेन में रिलीफ मिल जाएगा। और जो हमने आयल बनवाया है उस आयल को कार्ड पे लगा देते हैं और जिस लोकेशन पे ख़ास पेन हो रहे हैं वहाँ पे लगा देते हैं और रेफ़र कर देते हैं USG के लिए होल एब्डोमेन। और उसके बाद जो डायग्नोस होकर आता है उसके अकॉर्डिंग हम फिर मेडिसिन को चूज़ करते हैं। हाउ इज़ द कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन diagnosis? Determine the cause of abdominal pain, revealing characteristics of the pain, physical examination, exam and test, surgery and endoscopy। ये प्रोसीजर है लेकिन अपने वहाँ नहीं। डायग्नोसिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन, ये एंडोस्कोपी देख सकते हैं और ख़ास करके ये गॉल स्टोन्स के लिए। ये पोजीशन है गॉल स्टोन्स के लिए। ये एंडोस्कोपी, ये यहाँ पे पोजीशन देख, ये गॉल ब्लैडर, लीवर, पोर्ट्स। Information obtained by taking a patient history is important in helping doctors determine the cause of pain. This includes the way the pain begins, its locations देखना है पहले, diagnose करना है, patterns, durations. It also include what makes the pain। जैसे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस टाइप की पेन और किस कॉज के अकॉर्डिंग बन रहे। Words as well as what release it associate sign and symptom such as fever, diarrhea or bleeding also are considered। फीवर होगा, डायरिया होगा और ब्लीडिंग
आल्सो आर कंसिडर, इससे जुड़ा हुआ कोई भी इस टाइप से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन, द वे ऑफ द पेशेंट बिगिंस, इनके फूड्स को भी देखा जा सकता है। फूड्स किस टाइप्स का रात में उन्होंने लिया है, किस टाइप का डाइजेशंस है, और उसके अकॉर्डिंग भी कई बार लोग कुकम्बर वगैरह जैसे खीरा है खाकर सो जाते हैं, वो देर से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी पेन हो जाती है रात में। और हैवी डाइट लेने की वजह से भी होता है ऐसा। When does the pain occurs? Always, more often in the morning or at night. If the pain comes and goes, about how long does it last each time? Does it occurs after eating certain types of food or after drinking alcohol? Abdominal pain that occurs after eating may be due to indigestion. एब्डोमेन पेन ज़्यादातर इनडाइजेशन की वजह से होता है खाने के बाद। डज पेन अकर्स ड्यूरिंग मैच्योरेशंस? दीज आर typical questions your doctor may ask that may help determine the cause. For example, abdominal pain that comes on suddenly may suggest a sudden event such as the interruptions of the supply of blood to the colon, ischemia. इन्फेक्टेड होती है ब्लड सप्लाई क्लोन को, और ये कब होती है? जैसे कि अक्सर लोगों की आदत होती है बहुत गर्म खाना और उसके ऊपर से बहुत ठंडा पानी पीना, या ठंडी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेना, तो ये भी एक कॉज इनडाइजेशन का बनता है। और इसमें जब डाइजेशन की कंडीशन में ब्लड सर्कुलेशन क्लोन की तरफ बहुत फास्ट होता है, और जिसकी वजह से अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं से आते हैं या फास्ट रखते हैं, फास्ट के बाद जब वो फास्ट खोलते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उस कंडीशन में प्रेस्पिरेशन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस इंटेस्टाइनल फंक्शंस बढ़ जाता है। और ऐसी कंडीशन में मना भी किया गया है कहीं पे भी मोमेंट्स करने के लिए, खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट दोपहर के खाने के बाद करना चाहिए, जिससे कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन की तरफ शुरू हो जाता है, और दूसरे तरफ से बॉडी थोड़ा कम केयर करती है। तो इसलिए जब हम रेस्ट लेते हैं तो डाइजेशन में आसानी होती है। और ये पोजीशन डेवलप अक्सर उस वक्त होती है जब हैवी फूड्स लिया गया हो और उसके बाद फॉरन मोमेंट्स या वर्क पे चला गया हो या मोमेंट्स शुरू हो गया हो, तो उस कंडीशन में इस्चेमिया डेवलप हो सकती है। क्योंकि एक तो जितना उसको फोर्स चाहिए था इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड का, वो सप्लाई उतनी हुई नहीं, और जिससे कि आर्गन्स को दूसरी तरफ केयर करना पड़ा, तो वो उधर केयर करने के बजाय वो मसल्स और दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ केयर करने लगी। तो इस कंडीशन में भी इस्चेमिया डेवलप हो जाता है। और ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द बाइल डक्ट्स बाई गॉलस्टोन बिलियरी कॉलिक, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से बाइल डक्ट्स बाई गॉलस्टोन्स बिलियरी कॉलिक भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन लोकेशंस देख सकते हैं किस लोकेशंस में किस टाइप से पेन हो रहे हैं। सेंट्रल, राइट साइड और लेफ्ट साइड। Is the pain throughout your abdomen, or is it confined to particular area? Where in your abdomen does the pain seem to be located? The locations of the pain can help diagnose certain causes such as appendicitis. ये पोजीशन जो है appendicitis का है जनरली तौर पे। Pain help diagnose certain cause of such as appendicitis, which typically cause pain in the middle of the abdomen, which the moves to the right lower abdomen, the usually locations of the appendix. Diverticulars
typical cause pain in the left lower abdomen where most colonic diverticular are located. Pain from the gallbladder, biliary colic, cholestasis, cholis- cholecystitis. Typical, typically is felt in the middle upper abdomen or the right upper abdomen near where the gallbladder is located. देख सकते हैं. Characters of the pain patterns. What types of pain are you expressing? It is a stabbing or severe pain. Is uh, is it dual ache? Does the pain also radiated into your lower back, shoulder, groin, or buttocks? Do you have acute abdominal pain that came suddenly, or did the pain start gradually and once? Patterns of pain can be helpful in diagnosis of abdominal pain and obstructions of the intestine. For example, initially cause a wave of cramps of abdominal pain due to contractions of the intestine muscles and distensions of the intestine. Contractions of the intestine muscles. कॉन्ट्रैक्शंस कॉन्ट्रैक्शंस के पेन की कंडीशन में हमें इंटेस्टाइन के अंदर C10 S10 C10 A3 और WE या फिर यहाँ पर G लेंगे. WE रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शंस दोनों पे काम करेगी, और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है और सिजेरियन क्रैम्प बहुत ज़्यादा नहीं है, पिंचिंग पेन है, तो जी बेहतर काम करेगी. ऑफ द इंटेस्टाइन मसल्स एंड डेस्टिनेशंस ऑफ द इंटेस्टाइन. ट्रू क्रैम्प लाइक पेन. क्रैम्प पेन के अंदर वाई का यूज़ किया जाएगा. लाइक पेन सजेस्ट वैगर्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द इंटेस्टाइन. ऑब्स्ट्रक्ट. अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है पेन के एन, तो यहाँ पर आर ई और वाई उस लोकेशन पे डायरेक्ट अप्लाई की जाएगी. अल्टरनेट अल्टरनेट अप्लाई करने से फौरन रिलीफ मिल जाती है. और अगर फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो कंफ्यूजन है, तो वहाँ पे WE थोड़ी देर के लिए एक किसी क्लॉथ के अंदर डिप करके लोशन बना करके जिस जगह पेन हो वहाँ पर आप रखते हैं, तो उससे भी ये कंट्रैक्शंस में आराम मिल जाएगा. ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द बाइल डक्ट्स बाय गॉल स्टोन्स. टिपिकल कॉज स्टडीज कांस्टेंट अपर एब्डोमेन पेन. एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. Typical cause severe unrelating studies pain in the upper abdomen and upper back. Characteristics of the pain durations. How long you have had pain can help determine the cause. The pain irritable bowel syndrome, for instance, typically waxes and wanes over months or year and may last for years or decades. Irritable bowel syndromes may cause alternating symptoms of diarrhea and constipation. डायरिया है, अल्टरनेटिव सिम्टम्स ऑफ डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन है. तो कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ भी सिर्फ हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मेडिसिन बताई गई है फिर से आप नोट कर लें. S2 C10 और F1 Var1 Y कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर लेंगे, इससे रिलीफ मिल जाएगा. और डायरिया के लिए अगर डायरिया कॉज है
तो वहाँ पर एस्टेन, सीटेन, वर्वन और WE-A3 यूज़ कर लेंगे। द पेन ऑफ biliary colic last between 30 minutes and several hours। मेडिसिन नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई आवाज़ नहीं मिलती तो इसलिए हम कंटिन्यू आगे बढ़ जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर जी, जी आप बोले थे ना S2 C10 F1 Z1 RE। जी, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए है। अच्छा, नेक्स्ट वन अगेन C10 S10 C10 वर्वन वो WE। ये डायरिया के लिए है। वर मत डालेंगे, जब डायरिया हो तो वर्मन नहीं देना वहाँ पे एस्टेन, सीटेन और आप A3। WE A3 हाँ, ओके। A3 क्योंकि कई बार ब्लड सर्कुलेशंस बहुत फास्ट होता है या बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से भी कॉज होता है डायरिया का। तो A3 जो है सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसलिए मैनेज करेगा वहाँ पे। तो डायरिया के लिए एस्टेन, सीटेन, A3 और WE यूज़ कर लेंगे। ठीक है। ओके सर। द पेन ऑफ biliary colic लॉस्ट बिटवीन biliary colic S2C2 वाला ही फार्मूला यहाँ पे आएगा, बिटवीन 30 मिनट्स एंड सेवरल आवर्स इसका पेन हो सकता है। एंड पैंक्रियाटाइटिस जिसमें S5C10 वाला जो फार्मूला है लीवर पे लिखा हुआ है वो आ जाएगा। पेन लास्ट 1 or more days। एसिड रिलेटेड डिजीज सच एज गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, इसके लिए जो हमारा फार्मूला है S6C5A1 और G। ये एसिड से जो पेन होता है, एसिड डेवलप हो जाने की वजह से एसोफेगस में रिफ्लक्स होता है, उसके लिए बेहतर है S6C5A1 और G। और ड्यूडनल अल्सर टिपिकल शो पेरियोडिसिटी, ड्यूडनल के लिए S10, C10, A3 और टिपिकल अल्सर अल्सर तो अल्सर में G का यूज़ किया जाएगा। अगर C10 से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो C10 की जगह पे हम C5, S10 और C5 चेंज कर देंगे। और that is a period of the week of or month during which the pain is a worse, followed by periods of week or month during which the pain is a better। तो ये धीमे धीमे बेहतर होता जाएगा। Characteristics of the pain, what makes the pain worries, what were you doing when is started, is the pain worse when you cough, does it hard for your breath, pain due to inflammation, appendicitis, diverticulitis, cholestatic, pancreatitis, typically is aggravated by sneezing, coughing or jarring motions. Patient with the inflammation as the cause of their pain prefer to lie still। देखिए ये सारे डिजीज के नाम ही आ रहे हैं और ये सारे अलग अलग डिजीज के, क्योंकि एब्डोमेन है, पेन होगा, अब पेन को समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ गॉल ब्लैडर का ही जो चल रहा है प्रोग्राम गॉल ब्लैडर पे ही चला, लेकिन इस बीच इससे डिटेक्ट करना ज़रूरी होगा। तो ये इसमें गॉल ब्लैडर के अंदर ही इन्वॉल्व है। अब अपेंडिसाइटिस का अलग से जब होगा तो उसका पूरा फंक्शन किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। यहाँ पे एक जैसे कि यहाँ पे सिम्टोमेटिक दिया गया है, सिम्टोमेटिक ही इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, जैसे कि आप अब यहाँ पे चाहें, जैसे कि कार्डियक के अंदर था कि एक कार्डियक के जब हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लिया उसके अंदर कई एक चीज़ें शामिल हो गई थी, तो अलग अलग सब्जेक्ट इसके अंदर भी शामिल हैं, एब्डोमिनल पेन को लेते हुए इंक्लूड हैं इसके अंदर। अब इनके जो डिजीज़ हैं, ये जो ये कोलियसिस्टाइटिस ये तो चल ही रहा है, पैंक्रेटाइटिस बाकी है अलग से, डाइवर्टिकुलराइटिस
ये भी है, अपेंडिसाइटिस ये भी है। तो ये अलग से पूरी चीज़ है। अब स्नीजिंग भी कॉज बन रहा है। स्नीजिंग क्यों होता है? क्योंकि क्रैम्प्स होता है, मसल्स खींचती हैं, तो कई बार इसकी वजह से भी, एग्रेवेटेड स्नीजिंग की वजह से भी एब्डोमिनल पेन होता है। कफिंग, बहुत ज़्यादा कफिंग होता है, आपने देखा होगा बच्चे खांसते खाते, कई बार पेशेंट्स आते हैं कहते हैं कि सर इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है, खांसते खांसते पेट में दर्द हो गया। तो वो भी एक कॉज है, उसमें भी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाता है एब्डोमेन पे। और एंड जैरिंग मोशंस, कभी इमिजिएटली हमने मूवमेंट किया या फिर बहुत तेज़ हंसे, और ऐसी कंडीशन में हमारे पेट की जो एब्डोमेन की मसल्स थी वो खिंच गई, और उसके वजह से भी पेन हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम मूवमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ भाग दौड़ किया, और इस वजह से भी कभी जर्क आया एब्डोमिनल मसल्स पे, तो भी पेन शुरू हो जाती है। Patients with the inflammations as the cause of their pain prefer to lie still. कई बार ऐसा होता है कि हमारी मसल्स को जितने जल्दी रिलैक्स होने के लिए नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन पे वो आपस में क्रैम्प हो जाती हैं, एक दूसरे पे फिक्स हो जाती हैं, तो थोड़ी देर के लिए पेन्स डेवलप हो जाता है। जब हम उसे रब करते हैं या उस पर कोई चीज़ हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर एक दूसरे से रिमूव कर जाती हैं, जैसे कि कहते हैं मसल्स चढ़ गई या नस चढ़ गई। तो ये इसी वजह से है, जब हम हमारी बॉडी उसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और मूवमेंट्स में एक दूसरे पे पुश कर देती हैं मसल्स को, और हट नहीं पाती हैं एट ए टाइम, तो ऐसी कंडीशन में वो क्रैम्प्स महसूस होता है। Characteristics of the pain, what relieves the pain? Does any activities such as eating or lying on one side relieve the pain? Does staying in one place or moving around the relieve the pain? Does throwing up make the pain better or worse? Characteristics of the pain associate sign and symptoms. Sign and symptoms can aid in identify the cause of pain. Their persons of fevers suggest inflammation. अगर फीवर है तो सजेस्ट इन्फ्लामेशन कहीं पे बॉडी के अंदर हो सकता है। डायरिया और रेक्टल ब्लीडिंग सजेस्ट एन इंटेस्टाइनल कॉज ऑफ द पेन। यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। साइन एंड सिम्टम्स कैन एड इन आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ पेन। द पर्सन्स ऑफ फीवर सजेस्ट इन्फ्लामेशन, बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लामेशन है इसलिए फीवर डेवलप हो रहा है। डायरिया और रेक्टल ब्लीडिंग सजेस्ट एन इंटेस्टाइनल कॉज ऑफ द पेन, ये डायरिया और रेक्टल ब्लीडिंग ये सजेस्ट करते हैं इंटेस्टाइनल कॉज ऑफ द पेन के लिए। ए फीवर एंड डायरिया सजेस्ट इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन के लिए ट्रीटमेंट तो हम क्लियर कर चुके हैं, और जब डायरिया केस चलेगा तो डायरिया के अंदर से स्पेशल ही वो अलग से ही आ जाएगी, चीज़ें पूरी एक्सप्लेन कर दी जाएंगी बाय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंटेस्टाइन डेट में बी इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉनिक डिजीज। म्यूकस कोलाइटिस हो जाती है, डेसेंट्री भी हो जाती है, कई एक कॉज हो सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी जिसे कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। These conditions may be treated with diet change and anti-inflammatory medicine. इसमें बहुत ज़्यादा हैवी अगर डाइट लिए जाए इन कंडीशंस के अंदर तो पेन लेते ही डेवलप हो जाती है। डायरिया के अंदर अगर हमने कंटिन्यू अपने रूटीन फूड्स को कंटिन्यू रखा, मील्स को कंटिन्यू रखा, तो डायरिया में इरिटेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा ऐसी कंडीशन में, और कॉम्प्लिकेशंस भी राइज हो जाएगी और डायरिया कंट्रोल भी नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले जब डायरिया हो तो पेशेंट को सॉफ्ट चीज़ों के लिए एडवाइस करें और हैवी फूड्स से बचने के लिए कहें, और रॉ मटेरियल्स को बिल्कुल अवॉइड करें। और बेहतर है कि मूंग की दाल जो पल्स होते हैं उसे और राइस को दोनों को थोड़ा सा ले करके कम से कम 25 से 25 ग्राम्स अगर राइस है तो 10 ग्राम उस पर पल्स होनी चाहिए मूंग की। और इस तरीके से
कम से कम 3 ग्लास मीन्स 750 ml वाटर के अंदर उसे कुकर के अंदर सीटी ले लें और इसे ही पीने की एडवाइस करें, तो जिससे कि एक फूड्स भी हो जाएगा उनका और सॉफ्ट भी होगा और उन्हें इंटेस्टाइन को रिलैक्स भी मिलेगा और जल्दी क्योर होंगे। अगर वो राइस और पल्स लेते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, फूड लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे वहाँ पेशेंट्स आते हैं तो बिरयानी खा के भी आते हैं, डायरिया भी होती है तो भी बिरयानी खाते हैं या पाव भाजी खाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा इंजूरियस हो जाता है, बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है पोजीशन और ब्लीडिंग भी हो सकती है। एक्यूट पेन वर्सेस क्रॉनिक पेन्स, नॉन पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर, अनबिरेबल, जब बर्दाश्त से बाहर हो, रोना शुरू हो जाए। द पेन स्केल, ये पेन स्केल्स है आपके सामने। Chronic abdominal pain is a pain in the abdomen that occurs continuously or is intermittent and that lasts for the last 6 months. Chronic abdominal pain may be due to problem in any of the system located in the abdominal area, including the stomach, gallbladder, pancreas, liver, intestine, colon, kidney, ureter, prostate, or uterus. Acute abdominal pain comes on suddenly and it is a severe. The underlying cause of acute abdominal pain may be medical emergency or life threatening. Sometimes patients with this kind of abdominal pain require surgery. लेकिन जब हम EH की अपनी मेडिसिन लाइक सर्जरी की जहाँ पे ज़रूरत आई, रिक्वायर्ड सर्जरी, तो C5 और G से अगर वर्क लेते हैं तो ये पोजीशन नहीं आती। हाँ, कोई नॉट्स है, नॉट्स को सर्जिकल अगर हमें रिमूव करना है तो वहाँ पे RE का यूज़ करना है। अगर सिजेरियन पेन है और पच फॉर्मेशन है और उसे रिमूव करना है तो यहाँ पर हम C5G जिस लोकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे वहाँ पर सक्सेस मिलती है। Let your doctors know whether your abdominal pain came on suddenly or gradually, whether experience it all the times or intermittently, and how long you been in pain. और ये डिसाइड करने पे पता चलता है कि ये जब चेक करते हैं कि कितने दिनों से है, कब से चल रही है, तो उसमें हमारे पोजीशन पता चलती है कि ये कितनी डीप इन्फेक्टेड हो सकते हैं बॉडी के अंदर और कितना इसका इफेक्ट बॉडी के अंदर है, ट्रीटमेंट की किस हद तक की ज़रूरत है। और EH में तो और किसी भी ऑर्गन्स को ऑपरेट करने के लिए मना किया गया। हाँ, अगर इमरजेंसी है और उसके बगैर लाइफ को थ्रेट है, अगर करना ज़रूरी है तो फिर किया जाए। और EH में एक्सीडेंट वाले केसेस या कुछ ऐसे डिलीवरीज केसेस में जहाँ पर प्रॉपर जगह ओपन नहीं होती और कुछ जगह पे बोन्स इरिटेट करती हैं और जो फेटस होता है, जो बर्थ के कंडीशन में बेबीज़ को नुकसान, हेड इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंजेशन की जगह होने की वजह से उसे ऑपरेशन की एडवाइस दी जाती है, वरना फिर ज़रूरी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फूड पॉइजनिंग, वन कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन इज अ फूड पॉइजनिंग। Food poisoning is an illness that occurs when you eat food contaminated with an organism that can make you sick. जब फूड पॉइजनिंग इस तरीके से होती है जब कोई फूड लिया जाता है या ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया हो या उसके अंदर कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट गया हो और एट ए टाइम सभी को नुकसान कर दिया हो या किसी एक पर्सन को भी नुकसान पहुंचाया हो और उसे खाने से बीमार पड़ गया हो, इलनेस, तबीयत खराब बिगड़ गई हो, तो उसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। कैन मेक यू सिक, और उससे बीमार पड़े हैं।
इचेरेचिया कोली, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एंड लिस्टेरिया आर जस्ट ए फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। क्या है? Escherichia coli, E. coli, and Listeria are just a few microorganisms that can cause food poisoning. The illness cause symptoms like stomach cramp. ये जाते हैं तो क्रैम्प पैदा करते हैं। तो जब कॉज हो फूड पॉइजनिंग का और बैक्टीरिया इसमें है, तो ऐसी कंडीशन में फिर ज़रूरी होता है वर्मन को इंक्लूड किया जाए। डायरिया के केस में वर्मन इंक्लूड करना बेहतर होता है, क्योंकि डायरिया अननोन होता है। जब हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तभी जाके पता चलेगा। तो इसलिए डायरिया के केस में वर का यूज़ करना बेहतर होता है। द इलनेस कॉज सिम्टम्स लाइक स्टमक क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, डायरिया, नाजिया, अपसेट स्टमक एंड फीवर. Mild food poisoning usually is not serious and it resolves on its own. Make sure to drink electrolytes to rehydrate yourselves. If you experience diarrhea and vomiting, electrolytes powder that you mix. यहाँ पर WE का यूज़ बढ़ा देना चाहिए, सिर्फ WE का इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स घर में अगर बना रहे हैं तो शक्कर और पानी का, शुगर और सॉल्ट्स लेकर के उसे घोल लेकर के बॉयल वाटर के साथ दें, या एक्वागार्ड या प्योरिट का पानी होना चाहिए। बेहतर है कि बॉयल वाटर का इस्तेमाल किया जाए। डेट यू मिक्स इनटू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स आर अवेलेबल ओवर द काउंटर्स. सम केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग कैन बी सीरियस एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग. सी मेडिकल ट्रीटमेंट्स राइट अवे इफ़ यू हैव ब्लड इन योर स्टूल. और अगर ब्लड स्टूल्स के अंदर जा रहा है तो इसमें भी बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो अगर ब्लड जाता हुआ दिखे तो डायरिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें सीधे, अगर पहले बार तक कलर केयर करें, पूछें कलर किस कलर का आ रहा है ब्लड। अगर वो ब्लैकिश है तो जी का यूज़ करें, अगर रेडिश है, ब्राइटनेस है उसके अंदर, तो बी यूज़ करें। सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग के लिए ये ऐसे एलिमेंट देते हैं। ए फीवर डेट इज़ मोर देन 101.5 Fahrenheit. डिहाइड्रेशंस और डायरिया डेट लास्ट मोर देन 3 days, और ये 3 दिन तक रहता है। तो फीवर के लिए F1 जब वेस्टर्न डायरिया के अंदर दे रहे हैं तो वो आ जाएगा। इसके साथ साथ S1 और F1 ज़रूर ही देना। एवरी मोशन S10 का जो फार्मूला बना के रखा है, S10, C10, R1, F1 और WE बार बार देते रहना है। एवरी मोशन, ये नहीं कि एक बार दे दिया और बंद कर दिया, नहीं। EH की मेडिसिन के बाद है कि जब भी पेशेंट्स स्टूल पास करके निकले, और एवरी स्टूल एक बार ज़रूर उसे पिलाना चाहिए। और अगर जैसे कि डाइल्यूशन में है तो डाइल्यूशन में 3rd डाइल्यूशन देना है। और अगर D5 आपके पास है तो एवरी मोशन D5 5 ड्रॉप डायरेक्ट देना है। दोनों तरह से ट्रीटमेंट देना है। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं समझ आए तो आप दोबारा पूछ लेंगे, और वरना डायरिया के केस में ये डायरिया के ट्रीटमेंट में बताया जाएगा और लिखवा भी दिया जाएगा। स्टमक फ्लू. The stomach flu really is not a flu at all. The medical terms for the illness is a viral gastroenteritis. It is another common cause of abdominal pain. Stomach flu is an intestinal infection that causes symptoms including abdominal cramp, water, diarrhea, nausea, and vomiting. Some people develop a fever. It is important to replace lost electrolytes. When one has diarrhea and vomiting from stomach flu, adults may be advised to take medications like हमारे वहाँ एस्टेन लिया जाएगा। ये इंग्लिश मेडिसिन यहाँ पे ऐड है, हमने इसको केयर नहीं किया इसलिए हट नहीं पाई। और पूरा वही एस्टेन, C10
और A3 F1 और 1 WE ली जाएगी। से severe symptoms are dehydrated for vomiting and diarrhea with the stomach flu. Problems with carbohydrate. Certain carbohydrates are hard for some peoples to digest and may cause abdominal pain, discomfort, gas, and bloating. Lactose is a sugar that is found in milk and dairy products. Lactose intolerance is an inability to digest lactose due to a lack of the enzyme lactase. People who are lactose intolerant may have gas, bloating, pain, and diarrhea after eating milk or dairy products. तो कुछ लोगों के ये मिल्क से प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनके लिए भी एस्टेंस बेटर है डाइजेशन के लिए। फ्रुक्टोज इज अ शुगर दैट इज फाउंड इन सर्टेन फ्रूट्स लाइक फिग्स, apricots, mangoes, and other fruits. Some people lack the enzymes necessary to digest fructose, and they develop abdominal symptoms after consuming foods containing lactose. Or celiac disease is a condition that causes an inability to tolerate gluten, a protein found in grains including wheat, barley, and re-eating gluten damage the lining of the small intestine. When you have celiac disease, celiac disease is associated with non-abdominal symptoms to include fatigue, osteoporosis, depression, anxiety, and other symptoms. Diagnosis: physical examination. Examination: patients will provide doctors with additional close abdominal pain. ये यहाँ पे आज स्लाइड आपकी ख़त्म हो गई। गॉलस्टोन्स डेवलप इन द गॉलब्लैडर और रिजल्ट्स ऑफ केमिकल इम्बैलेंस इन द पेन रिलेटेड था, तो इसलिए पेन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया कि कन्फ्यूज़न रहे कि गॉलस्टोन्स का केस हो और हम किसी और तरफ डायग्नोस कर रहे हों। कंप्लीट। ओके, आज ये आपका गॉल ब्लैडर यहाँ पे कंप्लीट होता है।